हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जैसे बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। ठीक है, मीन्स एक ऐसा राइट है कि अगर आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होता है, तो आप आर्टिकल 32 यूज़ करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। ठीक है? तो जब आप अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट जारी करेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। मीन्स अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इश्यू करता है। तो 5 तरह के रिट्स हैं इंडिया में, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी और क्यू वारंटो। तो इन सभी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो आर्टिकल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बिना जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको अधिकार दे दिया गया लेकिन उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर उस अधिकार का क्या फ़ायदा? तो इसीलिए आर्टिकल 32 जो है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक? जो भी अधिकार है, वैसे तो ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने ये कहा कि अ, आर्टिकल 32 है जो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, ठीक है? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया आर्टिकल 32 को लेकर के कि आर्टिकल 32 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, ठीक है? बेसिक फीचर अब है तो सीधी बात है कि पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती, ठीक? तो सीधी बात है, इसको अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट आपसे छीन नहीं सकती है। अब देखते हैं आर्टिकल 32 में 4 प्रोविज़न्स आते हैं। पहला प्रोविज़न ये कहता है कि द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ गारंटीड। मीन्स पहले आपको ये पहला जो प्रोविज़न है वो आपको ये अधिकार देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा हो तो। दूसरा ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगा ताकि वो इश्यू कर सके रिट्स वगैरह को आपके फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। और जो ये रिट्स इश्यू होगा तो वो 5 तरह के रिट्स इश्यू कर सकता है, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी और क्यू वारंटो। ठीक? या तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, देखिए थर्ड पॉइंट इसका थर्ड प्रोविज़न ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट एम्पावर कर सकता है अदर किसी कोर्ट को कि वो भैया आप रिट इश्यू करिए। मीन्स देखिए, ऐसा नहीं है कि अदर कोर्ट का मतलब यहाँ हाई कोर्ट से है, तो अदर कोर्ट क्योंकि हाई कोर्ट को तो आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर मिली ही है। ठीक है? आर्टिकल 226 तो हाई कोर्ट को पावर देता ही है। उसके अलावा पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को, जैसे लोअर कोर्ट्स हो गए, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, तो इन कोर्ट को भी पार्लियामेंट एम्पावर कर सकता है कि आप भी जो है वो रिट इश्यू कर सकते हैं। ये बोलता है इसका थर्ड प्रोविज़न। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज़ द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, गारंटर है। या ऐज़ ए हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक? इट हैज़ बीन वेस्टेड विद द ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स। तो जो पावर्स दी गई हैं वो ओरिजिनल और वाइड हैं। ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली कोई भी जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिसको जो एग्रीव्ड सिटीज़न है, जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो पावर हो गई वो ओरिजिनल हो गई। और वाइड इसलिए हो गई क्योंकि इट्स पावर इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स और डायरेक्शन बट ऑल्सो रिट्स ऑफ ऑल काइंड। तो ये सभी प्रकार के जो रिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंडेबस इश्यू करेगा या सिर्फ प्रोहिबिशन इश्यू करेगा। सभी प्रकार के जो रिट्स हैं पाँचों, वो पाँचों रिट्स इश्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जो यहाँ पे पावर है वो वाइड पावर की कैटेगरी में है। द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 32 इज़ टू प्रोवाइड गारंटी। आर्टिकल 32 का जो मोटिव है वो आपको एक गारंटी प्रोवाइड करना है। और उसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके प्रोटेक्शन का काम ये करता है आर्टिकल 32। ठीक है? और इसको एनफोर्स करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इन्फोर्स करने के लिए मीन्स आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ आर्टिकल 32 का पावर यूज़ होता है। लेकिन जैसे जो अदर राइट्स हमें और संविधान में दिए गए हैं, जैसे कि जो हमारे नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं या जो स्टैट्यूटरी राइट्स हो गए या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, कस्टमरी राइट्स हो गए, तो ये जो भी राइट्स हैं, इनकी इन्फोर्समेंट के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है? अब बात करते हैं वॉल्यूशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट is the sine qua non for the exercise of the right conferred by Article 32। मीन देखिए, sine qua non का मतलब होता है अ थिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। देखिए, अगर आर्टिकल 32
के थ्रू आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो ये चीज़ नेसेसरी है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा हो, तभी आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, सपोज़ करिए आपका कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा होगा या आपका कोई ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा होगा, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप पहले हाई कोर्ट जाएँगे आर्टिकल 226 के अंदर में, ठीक है? तो यहाँ जो पावर है रिट इश्यू करने की, वो कहीं न कहीं हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से, अगर रिट इश्यू करने की बात आती है तो। क्योंकि आप जैसे आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ़ आपका जब फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, ठीक है? लेकिन अब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो या कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, कुछ भी वायलेट हो रहा है, तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अगर रिट के हिसाब से देखा जाएगा, तो जो हाई कोर्ट के पास जो पावर होगी रिट इश्यू करने की, वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले ज़्यादा होगी। In other words, the Supreme Court under Article 32 cannot determine a question that not involve the fundamental rights. तो अगर मान लिया आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहा है, कोई और राइट वायलेट हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट मीन्स आप सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को लेकर के। Article 32 cannot be invoked simply to determine the constitutionality of an executive order of legislation unless it directly infringes any of the fundamental rights. देखिए आर्टिकल 32 को तब तक हम इन्वोक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट ना हो रहा। मान लीजिए सपोज़ करिए एग्ज़ीक्यूटिव कोई ऑर्डर ले आता है या कोई लेजिस्लेशन मीन्स पार्लियामेंट कोई रूल पास करता है, तो जब तक वो लेजिस्लेशन या वो रूल आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा होगा, वॉयलेट नहीं कर रहा होगा, तब तक आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है? जब तक वो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करेगा। In case of the enforcement of fundamental right, the jurisdiction of Supreme Court is original but not exclusive. तो इस मामले में देखा जाएगा enforcement of fundamental right के मामले में देखा जाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction है वो ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे ही आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अदर राइट्स का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते, ठीक? जो भी हमारे लीगल राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट को छोड़ कर के बाकी जो राइट्स हैं it is concurrent with the jurisdiction of the High Court under Article 226. Its vests original powers in High Court to issue direction ordinaries of all kinds for the enforcement of the fundamental rights. It means when the fundamental rights of a citizen are violated, the aggrieved party has two option for move either High Court or Supreme Court directly. तो देखिए 226 के अंदर जो पावर मिली है हाई कोर्ट को, वो पावर कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के पावर से ज़्यादा है, जो रिट इश्यू करने की बात आती है। क्योंकि हाई कोर्ट आपको सभी मामले में रिट इश्यू कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वॉयलेशन हो, चाहे वो आपके लीगल राइट का वॉयलेशन हो। तो किसी भी राइट का वॉयलेशन हो जितने भी राइट दिए गए हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी राइट का वॉयलेशन होगा तो हाई कोर्ट जो है वो रिट इश्यू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तभी इश्यू रिट करेगा जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा। Since the right guaranteed by Article 32 is in itself a fundamental right, the availability of alternate remedy is no bar to relief under Article 32. अब देखिए जो आर्टिकल 32 है वो खुद ब खुद एक फंडामेंटल राइट्स है। तो अब इसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो डिनाई कर नहीं सकता क्योंकि खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आप अपील करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो आर्टिकल 32 आपका खुद एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब बात करेंगे हम हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट में ये चीज़ डिनाई हो सकती है क्योंकि आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो वहाँ हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है इस चीज़ को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता। सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट को रिट इश्यू करना ही पड़ेगा, अगर आपका फंडामेंटल वायलेट हो रहा होगा तो। However, the Supreme Court has ruled that where relief through High Court is available under Article 226, the aggrieved party should first move to High Court. लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपका राइट वॉयलेट हो रहा है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो या कोई और राइट क्यों ना हो, तो आपको पहले हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। अगर वहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। अब बात करते हैं रिट्स, टाइप एंड स्कोप की। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है पावर यूज़ करता है आर्टिकल 32 का, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट को ये पावर आर्टिकल 32 देता है और हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है आर्टिकल 226 की आप जो है रिट इश्यू कर सकते हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी और क्यू वारंटो। ये 5 रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का पावर यूज़ करके इश्यू करेगा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का पावर यूज़ करके ये इश्यू कर सकता है इन पाँचों रिट को। Since no provision has been made so far, only the
सुप्रीम कोर्ट हैज़ एंड द हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स नॉट एनी अदर कोर्ट। तो अभी तक जो ये पावर दी गई है सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है कि सिर्फ़ आप ही जो है वो रिट को इश्यू कर सकते हैं। अब अभी किसी और कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो रिट इश्यू कर सके। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कोर्ट कोर्ट को एम्पावर कर सकता है, ठीक है? जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनको भी पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 32 इस चीज़ की बात करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सॉरी अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है रिट इश्यू करने के लिए। अगर 1950 के पहले की बात करें तो जो कोर्ट ऑफ कलकत्ता और बॉम्बे था और मद्रास मीन्स कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के जो हाई कोर्ट्स थे, उनके पास ही रिट इश्यू करने की पावर थी, ठीक है? और देखिए आर्टिकल 226 जो है वो सभी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में सभी को एम्पावर करता है रिट इश्यू करने के लिए। 226 मीन्स जो पावर मिला है वो सभी हाई कोर्ट्स को मिला हुआ है। सभी हाई कोर्ट जो है वो रिट इश्यू कर सकते हैं। अब देखिए जो रिट्स हैं वो बोरो किए गए हैं इंग्लिश लॉ से, जहाँ इनको हम प्रेरोगेटिव रिट्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट्स के मामले में क्या डिफरेंसेस हैं, तो मेनली जो है वो 3 डिफरेंस हमारे सामने आते हैं। पहला डिफरेंस वही जो मैं बताया आपको पहले कि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होगा तभी रिट इश्यू करेगा, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो आपके कोई भी राइट वायलेट हो रहे हों तो वो इश्यू कर सकता है रिट को। तो इस मामले में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो हाई कोर्ट से कम हो जाती है। हाई कोर्ट की पावर यहाँ बढ़ गई क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी मामले में रिट इश्यू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट तभी रिट इश्यू करेगा जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। देखिए सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट के लिए मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के लिए भी रिट इश्यू कर सकता है पूरे इंडिया में। लेकिन जब बात आती है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा, मीन्स जैसे सपोज़ करिए कि अगर यूपी का हाई कोर्ट है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो अगर उसको रिट इश्यू करना होगा, तो सिर्फ़ वो यूपी के लिए ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिहार और उत्तराखंड के लिए भी रिट इश्यू कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हाई कोर्ट की जो पावर है ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कम है। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में कहीं भी, किसी के लिए भी, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए रिट इश्यू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है, वो सिर्फ़ उसकी एक लिमिट है, जो उसका स्टेट की जो बाउंड्री है, वो उसके अंदर ही काम करेगा, वो वहीं के लिए केवल रिट इश्यू करेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट ये है कि आर्टिकल 32 जो है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि मैं रिट इश्यू नहीं करूँगा, लेकिन जो आर्टिकल 226 है, वो तो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हाई कोर्ट जो है वो आपसे ये कह सकता है कि मैं रिट इश्यू नहीं करूँगा, ठीक है? तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफेंडर है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उम देखिए, पहले तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है, ठीक? और रिट इश्यू करने की बात करें तो मीन्स आर्टिकल 32 जो है वो खुद एक फंडामेंटल राइट होने की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट इश्यू करना ही पड़ेगा अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा हो तो। लेकिन हाई कोर्ट्स जो है वो मना भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर ऊपर हो जाती है। अब बात करते हैं पहले रिट की हमारे जो है हैबेयस कॉर्पस। तो हैबेयस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक? ठीक है, मीन्स बॉडी को आप प्रोड्यूस करिए, हमारे सामने लेके आइए। तो जब आपका मान लीजिए कि राइट वॉलेट हुआ, आपने हैबेस कॉर्पस की जो है पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद जो कोर्ट होगा वो ऑर्डर करेगा कि इस पर्सन को या इस अथॉरिटी को आप मीन्स सपोज़ करिए पुलिस ने किसी को डिटेन कर लिया है, तो अगर उसको बुलाना होगा तो उसके लिए हैबेस कॉर्पस का रिट इश्यू किया जाएगा और उसको बुलाया जाएगा वहाँ पे सामने। और उसके अलावा जब उसके बाद जब सपोज़ करिए जब वो पर्सन आ जाता है, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो उसको डिटेन किया गया था, तो वो सही तरीके से डिटेन किया था या गलत तरीके से? मीन्स जो उस पे ब्लेम लगाए गए थे, क्या वो सही थे या क्या वो गलत थे? अगर वो उस पे जो ब्लेम लगे थे, वो फर्जी थे, गलत थे, तो बाद में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये था हैबेस कॉर्पस का पिटीशन, ठीक है? तो कोर्ट कैन इश्यू हैबेस कॉर्पस रिट अगेंस्ट इंडिविजुअल एज़ वेल एज़ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो हैबेस कॉर्पस रिट जो है इश्यू कर सकती है, एक चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, उसके लिए भी। अब देखते हैं किस-किस कंडीशन में रिट इश्यू नहीं किया जा सकता। तो जब अगर डिटेंशन हुआ हो, अगर वो डिटेंशन अगर लॉफुल है, तो उस टाइम रिट इश्यू नहीं किया जा सकता। जो डिटेंशन है वो इश्यू किया गया है कोर्ट के द्वारा, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके द्वारा अगर इश्यू किया जाता है तो।
और उसके अलावा अगर डिटेंशन जो है वो आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ पार्टिकुलर हाई कोर्ट, हम सपोज़ करिए जैसे हम बताएँ कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो वो तो अदर उत्तराखंड के लिए तो वो रिट इश्यू कर नहीं सकता। तो अगर उसके जुरिसडिक्शन से बाहर है तो वो रिट इश्यू नहीं कर सकता। लेकिन जैसे अब यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो कहीं के लिए भी रिट इश्यू कर सकता है। व्हेन द डिटेंशन इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जब डिटेंशन जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हो या लेजिस्लेशन बाय द पर्सन हो। उसके अलावा जब पिटीशन फाइल की गई हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो जो जनरल पब्लिक हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स जो हैं पर्सन के, वो भी जो है रिट मीन्स फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। तो जो जिस पर्सन को इल्लीगली डिटेन किया गया है, तो उसके बिहाफ़ पे उनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैंडेमस की, तो मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस जो होता है वो इश्यू किया जाता है बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक अथॉरिटी डायरेक्टिंग हिम और हर टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटीज व्हिच ही और शी इज बाउंड टू डू बट रिफ्यूज टू फेल परफॉर्म। मीन्स ऐसी ड्यूटी जिसने वो या तो वो ड्यूटी वो पर्सन या अथॉरिटी करने से मना कर दिया हो या वो ना कर रहा हो, तो वो काम उसे करवाने के लिए ये कोर्ट जो है वो मैंडेमस रिट जारी करती है कि आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये कर्तव्य है, आपको ये करना है। ठीक? तो वी कमांड इसका मतलब होता है मैंडेमस का। ठीक? द राइट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी, इस राइट को किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, या कोई पब्लिक बॉडी हो या कोई लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल हो, या गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। तो अब देखते हैं किस कंडीशन में ये मैंडेमस रिट इशू नहीं किया सकता। तो जब भी मीन्स व्हेन द पब्लिक ड्यूटी इज़ डिस्क्रिशनरी इन नेचर एंड नॉट मैंडेटरी। जब देखिए जब पब्लिक ड्यूटी कहीं पे डिस्क्रिशनरी हो, मीन्स अपने आपके विवेक पे ही निर्भर करती हो, जहाँ पे वो मैंडेटरी ना हो, कंपल्सरी ना हो, तो वहाँ पे ये मैंडेमस काम नहीं करेगा। उसके बाद जो मीन्स आप किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो असंवैधानिक जो फंक्शन है, तो वो परफॉर्म करवाने के लिए आप जो है ये रिट इशू नहीं करवा सकते। उसके अलावा वेयर सच डिस्क्रिशन वायलेट्स द लॉ ऑफ द लैंड, अगर ओवर इट इश्यू करने से अगर मीन्स किसी लॉ का वायलेशन हो रहा हो तो भी वो इश्यू नहीं होगा, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी वो रेट इश्यू नहीं करवाया जा सकता। उसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं और जो हमारे राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं स्टेट के, तो उनके लिए भी ये रिट इश्यू नहीं किया जा सकता। और हमारे चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के, मीन्स जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनके लिए भी इश्यू नहीं किया जा सकता। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बात कर रहा है एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनके लिए, ठीक? ना कि जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए। A writ petition seeking mandamus can be filed only when the public authority refuse to perform his or her public duty। ये देखिए तभी मैंडेमस इशू किया जा सकता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दे, ठीक है? तब ये रिट मैंडेमस जो है वो इशू कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की, तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। जो ये रिट पिटीशन का प्रोहिबिशन का ये इश्यू किया जाता है हायर कोर्ट्स के द्वारा। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के लिए इश्यू कर सकती है, या हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स के लिए इश्यू कर सकती है, या जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके लिए इश्यू कर सकती है। सपोज़ करिए मान लीजिए कि हाई कोर्ट जो है अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या जो चीज़ उसके लिमिट में नहीं है, तो उससे बढ़ के अगर वो काम करता है तो प्रोहिबिशन इश्यू किया जाता है। तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप ये काम ना करें। जैसे सपोज़ करिए हाई कोर्ट कोई ऐसा काम करती है जो कि उसके लिमिट में, उसके पावर में नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन का रिट इश्यू करेगी, उसको रोकेगी कि भैया आपके पावर में, आपके लिमिट में ये चीज़ नहीं है, आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिट करेगी उसको। दिस राइट प्रिवेंट्स द लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। तो ये रिट क्या करता है, लोअर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल को प्रिवेंट करता है कि आपके जुरिसडिक्शन में ये काम नहीं आता है, तो आप ये ना करें, ठीक है? दिस रिट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल अथॉरिटी और बॉडी। ये रिट जो है वो किसी पब्लिक या प्राइवेट इंडिविजुअल या अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं हमारे चौथे रिट की, जो है सर्श्योरी। तो सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये इशू किया जाता है हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स के लिए। तो एक तरह का ये डायरेक्शन होता है कि जो भी केस पेंडिंग आपके यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप वो केस जो है वो हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया सर्श्योरी, और ये कहा हाई कोर्ट से कि आपके यहाँ जो ये केस पर्टिकुलर केस पेंडिंग है, ये आप हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है? तो ये कब इश्यू किया जाता है, जब
हायर कोर्ट का ऐसा लगे कि लोअर कोर्ट या जो ट्राइब्यूनल है, वो जो अपना जजमेंट पास कर रही है, उसके जजमेंट में कोई एरर है या सही से जजमेंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ है, तो उस टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस केस को जो ओवरटेक कर सकती है। या हाई कोर्ट होगी, तो वो जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनसे केसेस को जो है ओवरटेक कर सकती है सर्श्योरी का यूज़ करके। ओरिजिनली द रिट कैन बी इशूड ओनली टू जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो बॉडीज़ हैं, ये रिट केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के लिए ही इशू किया सकता है। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रिट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट भी हम इश्यू कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हमारे लास्ट रिट की, जो है क्यो वारंटो। क्योरंटो का मतलब होता होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक? किस अथॉरिटी से आप देख सकते हैं यहाँ एक जज बैठा हुआ है। तो ये इस पब्लिक ऑफिस में जो ये आदमी बैठा है, ये से पूछ रहा है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस? मीन्स आप किस अधिकार से इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो it's a writ issued with a view to restraining a person from acting in a public office to which he or she is not entitled। तो ऐसा कोई पर्सन जिसको वो ऑफिस दिया ही नहीं गया, इसके लिए ऑफिस एंटाइटल्ड ही नहीं है, वो पर्सन वहाँ बैठ के उस पावर का यूज़ कर रहा हो। तो द रिट रिक्वायर्स द कंसर्ट पर्सन टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट बाय व्हाट अथॉरिटी ही और शी होल्ड द ऑफिस। तो जब ये रिट इशू होगा क्यू वारंटो का, तो उस पर्सन को ये एक्सप्लेन करना होगा कि किस अथॉरिटी से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्यों बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इश्यू करेगा क्यो वारंटो का। तो ये हमारे खत्म हो गए आर्टिकल 32 जिसमें 5 रिट्स थे। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।